हेलो एवरीवन। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड का जो हमारा प्रीवियस लेक्चर था उसमें हम लोगों ने पिरोल के लिए मेथड ऑफ सिंथेसिस की स्टडी की थी। आज इस लेक्चर में जो है हम वो हमारे 5 मेंबर्ड जो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है लाइक पिरोल, थायोफिन और फ्यूरेन, उनके कुछ प्रॉपर्टीज़ की कंपैरेटिव स्टडी यहाँ पे करेंगे। लाइक इनकी एरोमेटिक कैरेक्टर, इनकी स्टेबिलिटी, रिएक्टिविटी, क्योंकि जो आपका एग्ज़ाम है उसमें कई ऐसे रीजनिंग के क्वेश्चन जो हैं वो मोस्टली पूछे जाते हैं कि इनकी एरोमेटिक कैरेक्टर का ऑर्डर क्या होगा, उसका रीजन एक्सप्लेन कीजिए, रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या होगा, उसका रीजन एक्सप्लेन कीजिए। तो इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आते हैं। तो सबसे पहले जो हम प्रॉपर्टी डिस्कस करने वाले हैं वो है पिरोल, थायोफिन और फ्यूरेन की एरोमेटिक प्रॉपर्टी, कि इनमें से कौन ज़्यादा एरोमेटिक होगा, कौन कम एरोमेटिक होगा और उसका रीजन क्या होगा। तो इनके एरोमेटिक कैरेक्टर की कंपैरेटिव स्टडी करने से पहले हम एक बार ये देखते हैं कि ये कंपाउंड एरोमेटिक है या नहीं, उसको हम चेक करेंगे। तो आप सभी जानते हैं कि एरोमेटिक होने के लिए किसी कंपाउंड के लिए कुछ कंडीशंस होती हैं जिनको अगर कंपाउंड फॉलो करेगा तो क्या होगा, एरोमेटिक होगा, और उनको अगर फॉलो नहीं करेगा तो एरोमेटिक नहीं होगा, जिनको जनरली हम बेंजीन को एक रेफरेंस कंपाउंड मान के स्टडी करते हैं। तो वो जो इम्पोर्टेंट 3 कंडीशंस हैं जिनको हम चेक करते हैं कंपाउंड के एरोमेटिक होने के लिए, उनमें फर्स्ट कंडीशन है कि कंपाउंड क्या होना चाहिए, साइक्लिक होना चाहिए। तो एक बार हम यहाँ देखते हैं कि ये 5 कंपाउंड साइक्लिक हैं या नहीं, क्योंकि आपको दिख रहा होगा स्ट्रक्चर में कि ये तीनों कंपाउंड साइक्लिक हैं। सेकंड कंडीशन है कि जो भी आप कंपाउंड देख रहे हैं वो हक्कल रूल को फॉलो करना चाहिए। और हक्कल रूल क्या कहता है कि कंपाउंड में 4n + 2π डीलोकेलाइज्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो 4n + 2π का मतलब क्या है, या तो 2 इलेक्ट्रॉन हो या 6 हों, या यहाँ पे आप 2 रखेंगे तो 10 हों। तो इस तरह से डीलोकेलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो हम देखते हैं एक बार क्या इनमें है। तो 2 तो इनके पाई इलेक्ट्रॉन के, मतलब 4 तो ये हो जाएंगे पाई वाले और 1 लोन पेयर के, तो 6 इलेक्ट्रॉन है इसमें भी। यहाँ पे स्ट्रक्चर में इनके लोन पेयर शो नहीं किए, लेकिन आप जानते हैं कि ऑक्सीजन पे भी 2 लोन पेयर होते हैं और सल्फर पे भी 2 लोन पेयर होते हैं। तो इनमें भी कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 6 होंगे। 4 तो पाई इलेक्ट्रॉन के और बाकी 2 जिनको हक्कल हम बोलते हैं लोन पेयर, उनके इलेक्ट्रॉन। तो इन जो भी आपके ये तीनों कंपाउंड है इनमें सभी में 6 डीलोकेलाइज्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं। डीलोकेलाइजेशन का मतलब भी आप जानते हैं कि अल्टरनेट ऑर्डर में डबल बॉन्ड या पाई इलेक्ट्रॉन और लोन पेयर होना चाहिए, तो डीलोकेलाइजेशन पॉसिबल होता है। तो ये सब आप पहले पढ़ चुके हैं, तो इनको हम यहाँ वापस डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे। डीलोकेलाइजेशन का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स कैसे काउंट करते हैं, तो ये सब आपको आई होप आता होगा। जो थर्ड कंडीशन है वो है कि कंपाउंड प्लेनर होना चाहिए, जिससे कि उसमें डीलोकेलाइजेशन पॉसिबल हो सके। तो आप जानते हैं कि इन सब के जब हम हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं तो ईच कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन एटम का क्या आता है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन आता है यहाँ पे सबका। तो उस कारण इनकी स्ट्रक्चर क्या होगी, तीनों की ही प्लेनर स्ट्रक्चर होती है। तो ये तो हो गया, इससे हम डिसाइड कर सकते हैं कि ये तीनों कंपाउंड क्या हैं, आपके एरोमेटिक कैरेक्टर तो रखते हैं। अब बात आती है कि इनकी एरोमेटिक कैरेक्टर की कंपैरेटिव स्टडी की जाए, कि इनमें से कौन ज़्यादा एरोमेटिक है, कौन थोड़ा कम एरोमेटिक है, ये हम कैसे डिसाइड करेंगे। तो उसको देखने के लिए हम एक बार इनकी स्ट्रक्चर ही देखते हैं कि इनके स्ट्रक्चर में क्या है। बाकी सब चीज़ें तो आप देखिए सेम है, साइक्लिक भी तीनों हैं, प्लेनर भी तीनों हैं और 6 पाई इलेक्ट्रॉन भी तीनों में सेम है। यहाँ जो डिफरेंस इनकी एरोमेटिसिटी में आएगा वो आएगा डीलोकेलाइजेशन के कारण, कि 6 पाई इलेक्ट्रॉन तो हैं लेकिन डीलोकेलाइजेशन किस में इजीली हो रहा है और किस में इजीली नहीं हो रहा है। जिसमें ज़्यादा इजीली होगा
वो कंपाउंड ज़्यादा एरोमेटिक होगा, और जिसमें डीलोकेलाइजेशन कम इजीली होगा वो कम एरोमेटिक होगा। और ये डीलोकेलाइजेशन में डिफरेंस किसकी वजह से आता है? ये डिफरेंस आता है इनमें प्रेजेंट हेट्रो एटम के कारण, कि नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है या सल्फर, इनके कारण डीलोकेलाइजेशन में डिफरेंस आएगा। तो इनकी एरोमेटिसिटी का ऑर्डर आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि सबसे ज़्यादा एरोमेटिक पिरोल को माना गया है, सॉरी थायोफिन को, देन पिरोल, और उसके बाद फ्यूरेन। सबसे कम फ्यूरेन है और सबसे ज़्यादा एरोमेटिक थायोफिन। ये अंतर है इनके हेट्रो एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेस पे। इसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से भी, और इनकी एरोमेटिक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनती हैं उनके कारण भी हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो यहाँ आपको देखिए इन तीनों हेट्रो एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर आपको दिख रहा होगा। सबसे ज़्यादा एरोमेटिक है, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ऑक्सीजन, देन नाइट्रोजन, और सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है सल्फर की। ऑक्सीजन की ऑलमोस्ट 3.4 समथिंग होती है, नाइट्रोजन की 3 समथिंग, और सल्फर की ऑलमोस्ट 2.5 समथिंग, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। तो इस तरह से इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर होता है। तो अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से डीलोकेलाइजेशन पे कैसे फ़र्क पड़ेगा उसको समझते हैं। अब देखिए, जितना ज़्यादा एटम इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, आप जानते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव होने का मतलब क्या है, कि वो इलेक्ट्रॉन्स को उतना ही अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, मीन्स इलेक्ट्रॉन को उतनी ही कम इजीली अवेलेबल कराएगा लोन पेयर के को। तो ऑक्सीजन के जब हम बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा है, तो इसका मतलब क्या है कि वो डीलोकेलाइजेशन के लिए इलेक्ट्रॉनों को इजीली अवेलेबल नहीं करा पाता है, जिसके कारण क्या होगा, इसमें डीलोकेलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन कंपैरेटिव पिरोल और थायोफिन के कम होगा। तो इसलिए इसकी एरोमेटिसिटी फ्यूरेन की सबसे कम होती है। अब बात करें सल्फर की या नाइट्रोजन की, तो इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, कम है। तो ये इलेक्ट्रॉन को डीलोकेलाइजेशन के लिए कंपैरेटिवली इजीली अवेलेबल करा देंगे। तो इनमें डीलोकेलाइजेशन थोड़ा ज़्यादा होगा, और इनकी एरोमेटिक कैरेक्टर भी थोड़े थायोफिन के कंपैरेटिव कम होंगे, डीलोकेलाइजेशन कम होगा और इनके एरोमेटिक कैरेक्टर भी कम होंगे। अब थायोफिन की अगर एरोमेटिसिटी को हम एक और रीजन से एक्सप्लेन कर सकते हैं, कि जब हम इनकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की स्टडी करते हैं, तो हम देखते हैं कि थायोफिन की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हमें पिरोल और फ्यूरेन से ज़्यादा मिलती हैं। और उसका रीजन क्या है, कि थायोफिन में जो डी ऑर्बिटल्स हैं वो भी रेजोनेंस में पार्ट लेते हैं, क्योंकि थायोफिन इनसे लोअर पीरियड का है, 3D पीरियड का है, और नाइट्रोजन और ऑक्सीजन सेकंड पीरियड के हैं। तो इसमें डी ऑर्बिटल भी आ जाते हैं जो कि रेजोनेंस में पार्ट लेते हैं, और इसके कारण इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज़्यादा मिलती है। तो जितनी ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगी, एरोमेटिसिटी उतनी ज़्यादा होगी। जो आप इनकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को यहाँ पे देख सकते हैं, और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनानी आई थिंक आप सबको आती होंगी। यहाँ लोन पेयर से स्टार्ट होता है, देन यहाँ पे डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होंगे, माइनस आएगा, फिर ये माइनस पूरी रिंग में सर्कुलेट होता है, और लास्ट में इस तरह से आपको स्ट्रक्चर आएगी। तो यहाँ पे वापस आपका डबल बॉन्ड, और ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होंगे, तो वापस यहाँ से पॉजिटिव चार्ज ख़त्म हो जाएगा, और वापस आपको स्टार्टिंग वाली स्ट्रक्चर मिल जाएगी। यहाँ पे एक्स आप जो भी हो, उस पिरोल है या फ्यूरेन है, थायोफिन, उसके अकॉर्डिंग हेट्रो एटम रख सकते हैं। तो इस तरह से इनकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाई जाती है। तो ये होगी इनकी एरोमेटिसिटी, और उनमें से कौन ज़्यादा एरोमेटिक होगा, कौन कम, उसको हम यहाँ समझ चुके हैं। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इनकी स्टेबिलिटी और इनकी रिएक्टिविटी। तो अगर हम स्टेबिलिटी की बात करते हैं, तो आप सभी जानते हैं कि जितना ज़्यादा कंपाउंड एरोमेटिक होगा, उतनी ही ज़्यादा उसकी स्टेबिलिटी भी होती है, क्योंकि हम मानते हैं कि एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, जनरली ज़्यादा स्टेबल होते हैं। तो जो इनकी एरोमेटिसिटी का ऑर्डर आया था, वही सेम ऑर्डर हम इनकी स्टेबिलिटी का भी लिख सकते हैं, कि थायोफिन सबसे ज़्यादा स्टेबल, सबसे ज़्यादा एरोमेटिक, फ्यूरेन सबसे कम एरोमेटिक, सबसे कम स्टेबल।
तो ये तो होगी इनकी स्टेबिलिटी की बात। अब बात करते हैं अगर हम रिएक्टिविटी की। तो रिएक्टिविटी के लिए क्या कहा जाता है कि जितनी ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी रिएक्टिविटी उतनी कम होनी चाहिए। मीन्स इनका ऑर्डर रिवर्स आना चाहिए कि फ्यूरेन की रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा और थायोफिन की सबसे कम आनी चाहिए। लेकिन इनकी रिएक्टिविटी का ये ऑर्डर हमें नहीं मिलता है, बल्कि इसमें चेंज आता है। वो चेंज क्या है कि फ्यूरेन की रिएक्टिविटी पिरोल से क्या हो जाती है, कम हो जाती है। मीन्स पिरोल की रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा, देन फ्यूरेन, और सबसे कम थायोफिन। तो थायोफिन की तो हम समझ सकते हैं कि अभी हमने डिस्कस की थी स्टेबिलिटी के बेस पे। यहाँ पे जो चेंज आया उसको हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि यहाँ पे आप देखिए कि आप जानते हैं 5 मेंबर्ड कंपाउंड, अभी हम आगे डिस्कस भी करेंगे, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ये शो करेंगे। तो जब आप इनकी स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की, तो उसमें कंडीशन क्या आती है कि हेटेरो एटम पे क्या आता है, पॉजिटिव चार्ज आता है इनकी रिएक्शंस में। और जब हेटेरो एटम पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है तो हम क्या देखते हैं, यहाँ पे हेटेरो एटम क्या है, दोनों डिफरेंट है, एक ऑक्सीजन है और एक नाइट्रोजन है। और अभी हमने डिस्कस किया कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, नाइट्रोजन से ज़्यादा होती है। और जितना ज़्यादा नेगेटिव कंपाउंड वो एटम होगा उसकी पॉजिटिव चार्ज रखने की टेंडेंसी उतनी कम होगी। मीन्स ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज लेस स्टेबल होगा कंपैरेटिव नाइट्रोजन। इसके कारण जो पिरोल है उसकी रिएक्टिविटी फ्यूरेन से हाई होती है। तो इनकी कुछ प्रॉपर्टी थी, एरोमेटिसिटी, रिएक्टिविटी और स्टेबिलिटी। अब जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम इनकी कुछ फर्दर प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करेंगे और देन हम इनकी केमिकल रिएक्शंस को स्टडी करेंगे।